नमस्ते विद्यार्थियों, मैं तारचंद सैनी। विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे कि भारत में आगमन के समय अंग्रेजों के आगमन से भारत की स्थिति, तो हमने पढ़ा था इसमें आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक, हमने आर्थिक स्थिति पढ़ी, राजनीतिक स्थिति पढ़ी और आज पढ़े थे विद्यार्थियों सामाजिक स्थिति। तो इसमें है भारत अंग्रेजों के आगमन के समय, अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की स्थिति, अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की स्थिति कि कैसे अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की स्थिति थी, उन चीजों का हम अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहला आता है विद्यार्थियों कि जब अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी विद्यार्थियों, इसमें है सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो विद्यार्थियों सामाजिक अर्थात इस समय समाज कैसा था भारतीय संस्कृति का, ये भारत का समाज कैसा था, उन चीजों का हम अध्ययन करते हैं कि अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उन चीजों का हम करते हैं। तो इसमें है लगभग कुलीन वर्ग कि एक जब भारत का अंग्रेजों का आगमन हो रहा था भारत में, उस समय कुलीन वर्ग था कि जो सेठ साहूकार थे, जो साहूकार थे, या एक कुलीन वर्ग जैसे कि एक जमींदार वर्ग है, जो जमींदार वर्ग था, एक सूबेदार वर्ग था, अर्थात राजा और प्रजा के बीच का जो एक गैप था, जिसमें कौन आते हैं, साहूकार आ गए, जमींदार आ गया, ऐसे लोग थे जो एक उच्च वर्ग को जी रहे थे। उस कुलीन वर्ग को क्या है कि एक तरह से खत्म कर दिया गया। अब लगभग क्या है, ये सारे क्या बन गए, अंग्रेजों के आगमन के समय ये सारे पेंशनर बन गए, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय साम्राज्य को अपने अधिकार में ले लिया और उनको पेंशन बना दिया, राजा को पेंशन दे दी, उनके जो मुख्य आदमी थे उनको पेंशन दे दी। तो लगभग जो कुलीन वर्ग था एक तरह से कि कुलीन वर्ग था और अपना जो ऐशो आराम शान शौकत के प्रसिद्ध था, जो नाच गान सांस्कृतिक ये में था, लगभग धीरे धीरे एक जो ये वर्ग है पूरी तरह से विलुप्त होने लगा। जब मध्यकाल चल रहा था, जब मुगलों का काल चल रहा था, उस समय कुलीन वर्ग है अपने आप में उच्च वर्ग था, सेठ साहूकार जमींदार ये सारे लोग थे। लेकिन जो ही अंग्रेज यहाँ पर आए हैं, इनका पूर्व जो अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन कर लिया, जो राजा है वो राजा को पेंशन देते थे, बाकी जो कुलीन वर्ग था धीरे धीरे इसका पतन होता गया और इनकी स्थिति एक तरह से दयनीय होती गई। जो सेठ साहूकार जमीन जायदाद जमींदार थे, ये धीरे धीरे लगभग इनकी स्थिति कुलीन होती गई, अर्थात एक तरह से निम्न तरह से दयनीय होती गई। अर्थात अंग्रेजों ने इस वर्ग को ही खत्म कर दिया, जो कुलीन वर्ग था इस वर्ग को ही खत्म कर दिया। तो इनका शान शौकत जो कुछ है धीरे धीरे घटने लगा और एक तरह से अंत में इनकी हालत होगी कि इनके दरिद्रपूर्ण जीवन आने लगा, कौन से, कुलीन वर्ग का। दूसरा आता है विद्यार्थियों हमारा वर्ग आता है व्यापारी वर्ग। इसके बाद में आता है विद्यार्थियों व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग है जो अंग्रेजों के आगमन के बाद में व्यापारी वर्ग है जो सबसे ज्यादा सहायक हुआ, सबसे ज्यादा फला फूला, क्योंकि अंग्रेज मुख्यतः क्या थे, व्यापारी थे। और जब व्यापार करने ले जा रहे हैं तो जो व्यापारी वर्ग है, जो पहले छोटा छोटा व्यापारी वर्ग था, अब यह है धीरे धीरे व्यापार करने लगे। अंग्रेजों के समय है जो विदेश व्यापार अधिक मात्रा में हुआ, विदेश व्यापार है जो अधिक मात्रा में हुआ, और जब विदेश व्यापार अधिक मात्रा में होता विद्यार्थियों तो इस व्यापारी वर्ग का उसमें धन अधिक आने लगा। अब ये बड़े बड़े नगर सेठ, जगत सेठ ये कहलाने लगे और व्यापार बहुत ज्यादा फला फूला। तो जो व्यापारी वर्ग था पहले कुलीन वर्ग था, उसकी स्थिति निम्न होने लगी, लेकिन जो व्यापारी वर्ग था ये अपने आप में धीरे धीरे फैलने लगा। जगत सेठ, कुलीन सेठ के कहलाए और एक तरह से व्यापार को उन्होंने खूब महत्व दिया था, व्यापार का खूब बड़ा फूला, क्योंकि जितने भी विदेशी व्यापारी थे, चाहे डच ले लो, चाहे फ्रांस ले लो, चाहे अंग्रेज ले लो, इस तरह से चाहे स्पेन ले लो, कोई से भी ले लो, ये सारे के सारे व्यापारी थे और वो व्यापारी भारतीय व्यापारी से संबंध स्थापित करेंगे और जब संबंध स्थापित करेंगे तो सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग फला फूला एक आता है। उसके बाद में आता है विद्यार्थियों तीसरा आता है मध्यम वर्ग। ये मध्यम वर्ग है अपने आप में इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, मध्यम वर्ग अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। क्यों है
मध्यम वर्ग में है, जैसे कोई नीम हकीम था, कोई वैद्य था, ये था। लेकिन जो ही अंग्रेजों का आगमन से यहाँ पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू हुई, आधुनिक शिक्षा प्रणाली हुई। और इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली को ग्रहण करने वाला सबसे बड़ा वर्ग कौन सा था? ये मध्यम वर्ग था। जो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति को इस मध्यम वर्ग ने किया, जिसमें है मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा थी। अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों के कारखानों में कलक बनने लगे, बाबू बनने लगे, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा करने लगे। इसमें डॉक्टर, वकील, एक तरह से डॉक्टर, वकील, एक शिक्षक, प्रोफेसर, ये मध्य वर्ग है अपने आप में फला फूला। इस यूरोप में विद्यार्थी जब पुनर्जागरण हुआ था तो ये मध्य वर्ग सामाजिक क्रांति में सहायक हुआ था, और इसमें भी यही सहायक हो रहा है, क्योंकि कुलीन वर्ग है वो पढ़ाई लिखाई में है नहीं इतना, वो तो सिर्फ अपना राजकाज चलाने का है और एक तरह से राजा की तरह शान शौकत करने में है। लेकिन जो मध्य वर्ग था, इस मध्य वर्ग ने मेहनत की और अपने आप में एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में बनकर आए। तो आता है मध्य वर्ग, इसकी भी उन्नति होती है विद्यार्थियों। उसके बाद में है जाति प्रथा। जाति प्रथा हमारे भारत की अवनति का सबसे बड़ा कारण क्या है विद्यार्थियों? जाति प्रथा। जब अंग्रेज भारत में आते विद्यार्थियों, उस समय पूरे भारत में 200 तो जातियां होती हैं और लगभग 2000 उपजातियां होती हैं। उपजातियां, दो जातियां, 200 तो जातियां, लगभग 2000 उपजातियां रहती हैं अपने भारत में जब अंग्रेज आगमन होते हैं। और इन जाति प्रथाओं में ऊंच नीच ये हमेशा विद्यमान रहता है। इन जाति प्रथाओं में ऊंच नीच हमेशा रहता, कि जाति में है ऊंच नीच, ये तो होकर ही रहेगा। इन्होंने कर दिया कि जाति प्रथा में ऊंच नीच बहुत अधिक मात्रा में बना रहा विद्यार्थियों। इनका अलग खाना होता था, अलग जाति होती थी, अलग शादी। जैसे आज की जाति व्यवस्था ना सेम की सेम वही जाति व्यवस्था वहां पर थी। आप एससी में हो, आप ओबीसी में हो, आप जनरल में हो, आप एसटी में हो। अभी अलग शादी होगी, अलग रहन सहन होगा, अलग खान पान होगा, अलग रहेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे भारत के पतन का कारण सबसे बड़ी है जाति प्रथा। और विद्यार्थियों आज भी हमारा क्या है? जाति प्रथा ही है जो हमारे भारत की अवनति का कारण बन रहा है। अर्थात भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा, किस कारण? सिर्फ और सिर्फ इस जाति व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों। तो जाति व्यवस्था है, आज हम पढ़े लिखे हैं, आधुनिक शिक्षा को मान रहे हैं, तो विद्यार्थियों हमें जाति से बाहर निकलना चाहिए। विद्यार्थियों इसी संदर्भ में मैं मेरे मत रखता हूँ कि एक आईएएस अधिकारी लड़की है, एक लड़की है, अनमैरिड है, वो आईएएस बन गई। अब उस अपनी जाति में उसने चारों तरफ घूम के देखा, कोई उसके लेवल का लड़का नहीं मिला, आईएएस लेवल का कोई लड़का उस जाति में नहीं मिला। तो क्या वो लड़की वैसे कंवारी रह जाएगी? उसकी शादी नहीं होगी। और विद्यार्थियों अगर हम इस जाति पाति के बंधन को तोड़ते हैं तो इस आईएएस लड़की के लिए जो अनमैरिड है उसके लिए हम रिश्ता देखेंगे तो इस पूरे समाज में आने को समाज में बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति मिल जाएंगे जो इस लड़की के क्वालिफिकेशन के होंगे, जिससे शादी कर सकेंगे। तो हमें जाति प्रथाओं को तोड़ना होगा, जाति प्रथाओं को तोड़नी चाहिए है हमें, कुछ हमारा भारत आगे बढ़ेगा। और आज इस जाति प्रथा के गवर्नमेंट को देते कि जो अनुलोम विलोम व्यायाम करते हैं, अनुलोम विलोम व्यायाम विद्यार्थियों प्राचीन काल में भी आज भी ये गवर्नमेंट करते हैं ना कि एक कास्ट करते हैं कि जो निचले कास्ट वाला करते हैं, तो वह नीचे कास्ट लड़के होंगे, ऊपर कास्ट लड़के उनको आर्थिक सहायता 5 लाख तक की सहायता दी जाएगी। ऐसे ही है ये अनुलोम विलोम प्राचीन काल में हुआ थे। और इस जाति प्रथा को बंद करने के लिए ही गवर्नमेंट ये प्रयास किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों इन जाति प्रथाओं को हमें कम करना होगा, जाति प्रथाओं के बंधन को हमें तोड़ना होगा, ये हम युवा कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों जब अंग्रेज भारत में आते लगभग 200 जातियां थी, 2000 जातियां थी और उनमें कुछ नीच की भावनाएं विद्यमान थी। इनका रहना खाना पीना सब कुछ अलग था, एक दूसरे को हीन भावना से। उच्च श्रेणी का ब्राह्मण व्यक्ति है जो निम्न श्रेणी को घृणित दृष्टि से देखेगा कि वो नीच है, अर्थात नीची जाति का है। और विद्यार्थियों को इस मध्य अंग्रेजों के बाद में तो लगभग इतनी हालत खराब हो गई कि जो नीची जाति का कोई व्यक्ति है वो कुएं से पानी नहीं भर सकता, अगर भर लिया और सामने किसी उच्च जाति के वर्ण से आगे तो उसका घड़ा फोड़ दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया हमारे यहाँ पर चली। तो जाति प्रथा विद्यार्थियों इसको आज हमें कुछ नहीं लग रहा, आज हमारे पास में सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन विद्यार्थियों इस संविधान से पहले इस जाति प्रथा को देखो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना घृणित कार्य हुआ था इस निम्न जातियों के लिए विद्यार्थियों। उसके बाद में विद्यार्थियों अछूतों की दशा,
उस बाद में है अछूतों की दशा, अछूतों की दशा। ये विद्यार्थियों अछूत किसे कहते हैं? ये भी वही व्यक्ति हैं, अर्थात निम्न जाति के व्यक्तियों को अछूत कहा जाता था। और विद्यार्थियों इनका जीवन तो अगर हम पढ़ते हैं ना तो हमारी रूह कांपने लग जाती है विद्यार्थियों, इतने भीषण थे। कौन? ये अछूतों के। इनके जैसे कि किसी के सामने अगर कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति आता है तो उसके सामने चल नहीं सकते, उनके सामने इनके अलग ही, जैसे कि अछूतों में कुछ चांडाल आते हैं विद्यार्थियों, चांडाल आपने नाम सुना होगा, ये चांडाल, ये चांडाल है। इनको नगर से बाहर अर्थात गांव से बाहर इनको रखा जाता था कि भाई इनके तो दर्शन ही अशुभ है, ये तो गांव से बाहर है, अप्रश्न है, ऐसा और अछूत है, इनको साथ नहीं रखना चाहिए। एक तरह से इंसान होते हुए भी एक तरह से नाग के जीवन, एक तरह से जानवरों का जीवन जी रहे थे। कौन? ये अछूत लोग। इनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे थे, भीषण अत्याचार हो रहे थे, अधिक से ज्यादा कर हर किसी को हर कोई काम करवाया जाता, लेकिन इनका जीवन एक तरह से नरक के जीवन था, दुर्भर जीवन था इनका, इन चांडालों का। तो विद्यार्थियों आज भी मैं अब जातिवाद की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा गांव है सुंदरपरा। इस सुंदरपरा के कोई भी गांव ले लो विद्यार्थियों, इन गांवों में क्या होता है कि लगभग गांव के बाहर हर है एक ऐसे के लोगों की ढाड़ियां होती हैं, हर गांव के बाहर ऐसे लोगों की ढाड़ियां होती हैं। हमारे गांव सुंदरपरा गांव के पास में एक उनकी है, आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी है इस ढाणी में जाने के लिए रास्ता नहीं। विद्यार्थियों जो हमारे ऐसे के लोग रहते हैं यहाँ पर, पिछले साल पिछले योजना में हमारे सरपंच भी यही से रही थी ऐसे की, लेकिन आज भी इस ढाणी में जाने के लिए रास्ता नहीं। चार बुजुर्गों के मकान वो खेत आते हैं और उनके रास्ता नहीं है, शादी ब्याह हो तो खाली खेतों में करो या फिर कॉम्पिटेंट के माध्यम से ना अपने ढाणी में प्रवेश करते हैं। तो आज आज़ादी के 70 साल बाद में जब हमारे पास में इतने साधन हैं, इतने सब कुछ सुविधाएं हमारे पास में, तब ये हालत हुई। विद्यार्थी सोचो कि आज़ादी से पहले इस मध्यकाल में हमारी क्या हालत हुई इन अछूतों की। तो इन अछूतों की भी स्थिति विद्यार्थियों उस समय बहुत ही दयनीय थी। उसके बाद में आता है विद्यार्थियों अंधविश्वास, उसके बाद आता है विद्यार्थियों अंधविश्वास। अंधविश्वास, ये अंधविश्वास विद्यार्थियों अपने आप में महत्वपूर्ण था कि जैसे कि डाकनी, कुशाचनी, पिशाचनी, ये सारा काम है अंधविश्वास। विद्यार्थियों हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को ऐसे पढ़ो कि हमें वर्तमान को पढ़ रहे हैं। तो वर्तमान विद्यार्थियों लगभग घटना हो गई 1.5-2 साल पहले की, भास्कर में आया, भास्कर जो पत्रिका आती है उस भास्कर पत्रिका है कि जो इस भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा जिला अपना राजस्थान का, इस भीलवाड़ा जिले में कुछ गुर्जर समाज के भोपे हैं, उनको भोपे बोलते हैं। तो वो है वहाँ पर किसी कोई बहुत ज़्यादा लड़कियाँ दिखा दी, कोई लड़के है, कोई औरत है, कोई पत्नी है, उनमें माता है, उन्होंने बाल बखा रखे हैं, तो उनके लिए वो भोपे कुछ गीत वगैरह गाते हैं। उसके बाद में भोपे अपनी जुत्ती में एक ऐसा कुंड है जिसमें बहुत ही गंदगी है, उस कुंड अपनी जुत्ती से उस कुंड में से पानी निकालते हैं और फिर उसको उनको पिलाते हैं। तो वो एक तरह से नार के जीवन जी रहे हैं। आज जब इस समय में हम ये अंधविश्वास में जी रहे हैं तो सोचो उस समय जब हमारे पास में शिक्षा भी नहीं थी, उस समय हमारा अंधविश्वास कितना प्रबल था। तो ये अंधविश्वास है जो सबसे महत्वपूर्ण था समाज में। अर्थात कि अगर किसी को टीबी हो गई ना तो उसको कहेगा किसी को तो माता तोड़ ली। और आज भी विद्यार्थियों यही होता, हमारे घर में बीमारी कुछ होती है और नाम को लगाते हैं, किसी में माता आ गई, इसमें तो भूतने आ गई, इसमें पिशाचने आ गई, बाकी हो रहा उसको। और एक छोटी सी मैं पर्सनल घटना बता दूं विद्यार्थियों, मेरे मामा जी फिलहाल बानसूर हैं और मामा जी को क्या है एक तरह से फेफड़ा कमजोर हो गया। मैंने परसों उनको CT स्कैन वगैरह करवाया तो उनका एक फेफड़ा कमजोर है, उनको एडमिट करवा रहे हैं, शायद आज एडमिट करवाएंगे हम। और वो हमारे मामी जी है वो क्या ग्रामीण इलाकों में रहने वाली है, वो क्या कहते हैं कि नहीं भाई इसको तो है ना जो कुछ आ रहा है, कुछ पहले जमाने में सब कुछ आता था, कोई चेड़ा उड़ा है और वो आ रहा है, वो परेशान कर रहा है। तो मामी क्यों बावड़ी हो रही है, उनकी जांच करें, उसकी जांच में एक फेफड़ा कमजोर निकला, वो आज एडमिट करवाए। लेकिन उस मामी को तो आज भी ये लगता है कि इसमें कुछ आ रहा है और वो उसको तोड़ेगा, उसको खत्म करके ले जाएगा। जबकि अब सोचो इस समय में ये अंधविश्वास है तो उस समय क्या रहा होगा। तो बाकी ये अंधविश्वास उस समय समाज की प्रबल विचारधारा थी। और इसमें तो क्या है विद्यार्थियों, अपने अंधविश्वास में सब कुछ लोगों तक की हत्या हो जाती थी। उसके बाद में विद्यार्थियों बाल विवाह, ये विद्यार्थियों बाल विवाह होते थे विद्यार्थियों, लड़के की उम्र 14 वर्ष और लड़की की, ये तो होता था लड़का और ये होती थी विद्यार्थियों लड़की। 11 साल की उम्र में लड़की
लड़की की शादी हो जाती थी विद्यार्थियों, और 12 साल की उम्र में लड़की माँ बन जाती थी, और लगभग 25 साल की उम्र में आते आते ऐसे जैसे इसमें बुढ़ापा आ गया हो। लगभग 25 साल की लड़की ऐसे लगती है जैसे उसमें बुढ़ापा आ गया हो। 11 साल की लड़की के उम्र में शादी कर दे, लड़के वाले सोचते हैं कि लड़कियों की तरफ से बहुत होते कि हम इसकी ज़्यादा दिन तक रखवाली नहीं कर सकते। 10 या 11 साल की हुई और उसकी शादी। वर्तमान में जैसे हम बोलते हैं ना, उसको शारीरिक क्रियाएं, जो शारीरिक बदलाव होता है, एक जैसे टाइम पीरियड जो भी कुछ आता है लड़कियों में, उस वो आना शुरू हुआ और उनकी शादी करना शुरू कर देते थे। ये था लड़का 14 साल का, लड़की इस बाल विवाह से है लगभग 12 साल की उम्र में शादी के बाद में 1-1.5 साल में लड़का और लड़की हो गई। उस बाद में 25 साल की तक उम्र तक आते आते इन लड़कियों का जीवन एक तरह से बुढ़ापा अर्थात तो बूढ़ी होने लगी लड़कियां, इनका ये जीवन था। तो बाल विवाह अपने आप में चरम पर था, बहुत ज्यादा संख्या में बाल विवाह होते थे। उस बाद में है स्त्रियों की दशा में ध्यान, स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा क्या है कि जब बाल विवाह होगा तो लड़कियां कमजोर होगी, उनको नार के जीवन जिया था। अगर सपोज करो कोई विधवा होगी लड़की, 14 साल का लड़का 11 साल की लड़की है, किसी कारणवश से चिकित्सा सुविधा अपने पास में इतनी थी नहीं, मेडिकल इतना था नहीं, और लड़का मर जाता है तो उसको कहेंगे तो ऐसा गुण है, ये तो डाकन है, इसने तो अपने पति को खा गई, ये तो मार डालेगी, ये तो पिशाचनी है। और उस विधवा लड़की की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसको एक अंधेरे कोठरी में रखा जाता था। उसके माँ बाप उसको एक अलग कोठरी में रखे थे, अलग झोपड़े में रखते थे, उसको सूखा खाना दिया जाता है। एक तरह से नार की जीवन जीने को मजबूर हो जाते थे। स्त्रियों की ज़्यादा स्थिति दशा अच्छी नहीं, न इनको पढ़ने का अधिकार था, न लिखने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक घरग्रस्त कार्य करने के लिए ये लड़कियां होती थी। उसके बाद में है विधवाओं की दशा। वही स्थिति है विद्यार्थियों विधवाओं की दशा में भी, विधवाओं की दशा, इन विधवाओं की दशा में विद्यार्थियों ये हालत हो जाती थी कि विधवा का जीवन पूरी तरह से एक नारकीय जीवन होता था विद्यार्थियों। नारकीय जीवन का नरक का जीवन। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जैसे कि मैं और एक मेरा दोस्त हूँ, मेरा दोस्त की पत्नी भी गर्भवती है, मेरी पत्नी भी गर्भवती है, हमने दोनों ने रिश्ता कर दिया, बच्चे अभी संसार में आए नहीं। हमने कहा भाई अगर तेरे लड़के हुई तो मेरे घर की बहू बन जाएगी, और मेरे लड़की हुई तो तेरे घर की बहू बन जाएगी। इत्तेफाक से उसको लड़की होगी, मेरे लड़का हो गया। सगाई अपने बचपन में करी थी, डिलीवरी का टाइम हो रहा है और उस समय मेडिकल था नहीं, मेरा लड़का हुआ और होते ही मर गया। तो वो लड़की तो अभी अजन्मी है, अभी जन्म लिया उसने, उसको तो ये तो होते अपने पति को खा के, तो डाकनी है, तो चुड़ैल है, ये तो राक्षसनी है, ये तो क्या करेगी। और धीरे धीरे उस बच्चे होते बड़े होते उसके बाल काट दिए जाते थे, उसको ऐसा गुण समझा जाता था, अलग कमरे में रखा जाता था, उसको रूखो सूखा भोजन दिया जाता। ऐसा एक नार के जीवन जीने की वो मजबूर होती थी। ये मिलवाई अर्थात इन विधवाओं की स्थिति बहुत ही गंभीर होती थी विद्यार्थियों। तो ये विधवा थी जो उस समय थी। उसके बाद में कहते जाते हो सती प्रथा। ये जब उसकी बात है सती प्रथा, ये उस समय की बात है विद्यार्थियों जब भारत में, ये उस समय की बात है जब भारत में ये घटनाएं घट रही थी। कौन सी घटनाएं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे उस समय भारत की थी सती प्रथा था। सती प्रथा का शुरुआत कब से हुई नहीं मालूम विद्यार्थियों कि कब से सती प्रथा हुई, लेकिन जब भारत में अंग्रेज आते हैं उस समय सती प्रथा थी। हर औरत है जो पति की चिता पर जिंदा जलती थी। उसके बाद में राजा राम मोहन राय ने 1829 में एक विधेयक के माध्यम से इस सती प्रथा को गैर कानूनी करते हैं। तो 29 राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को, इस सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करते हैं। गैर कानूनी घोषित करते हैं क्योंकि राजा राम मोहन राय का भाई एक्सपायर हो गया था और उसकी जो भाभी है उसको जबरदस्ती चिता पर लिटाया जा रहा था और वो मना कर दी कि नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे जीना है, लेकिन जबरदस्ती उसको लिटाया जा रहा था। तो विद्यार्थियों राजा राम मोहन के प्रयासों से इस सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में सती प्रथा कानून लाया गया जो गैर कानूनी घोषित किया जाता है। उसके बाद में विद्यार्थियों आता है एक पर्दा प्रथा आती है, एक उसके बाद में आती है विद्यार्थियों पर्दा प्रथा।
उसके बाद में आता है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा, ये विद्यार्थियों पर्दा प्रथा हमारे भारत में कभी नहीं गई विद्यार्थियों, भारत में पर्दा प्रथा कभी नहीं गई। अर्थात ये किसकी थी? मुगलों की देन थी, मुगलों की देन। ये जो मुगल भारत में एक पूरी तरह से हौसी होते थे विद्यार्थियों, भारतीय जब कोई युद्ध करने जा रहा है, किसी महिलाओं को देखा, युद्ध क्षेत्र में देखा, तो उन पर एक तरह से जानवर टूट पड़ते थे, इसलिए ये कामुक होते थे। कौन? ये मुगल। तो अपनी बहन बेटों की इज्जत बनाने के लिए हम हिंदुओं ने है पर्दा प्रथा को अपनाया। अर्थात औरत है अपने पूरे वस्त्र पहन कर रखेगी, अपना चेहरा डुबा के रखेगी, ताकि कोई भी पराया मर्द उसकी आंखें न पड़े, अर्थात वो उस औरत की कामुकता पर न जाए। तो पर्दा प्रथा है भारत में कभी नहीं थी विद्यार्थी। वैदिक काल से पुरुषों के बराबर हमारी महिलाएं होती थी, लेकिन मुगल काल में आते आते हैं ये पर्दा प्रथा शुरू हो गई। अर्थात मुसलमानों के बाद में हमारे भारत देश में पर्दा प्रथा की शुरुआत होती है विद्यार्थियों। इस बात में आती है एक देवदासी प्रथा होती है विद्यार्थियों, इसको समझो। ये देवदासी, ये छोटे क्वेश्चन में आते हैं विद्यार्थियों, देवदासी प्रथा। ये विद्यार्थियों प्राय दक्षिण भारत में होती थी, दक्षिण भारत में विद्यार्थियों जैसे कि मद्रास, उड़ीसा, मद्रास वर्तमान जो चेन्नई है तमिलनाडु राजधानी, उसको मद्रास कहते हैं, उड़ीसा, दक्षिण भारत में होती थी। ये देवदासी प्रथा होती थी, देवदासी प्रथा थी, ये मंदिरों में होते थे विद्यार्थी, मंदिरों में। इसमें क्या था कि लड़के को प्राय ऐसा समझा जाता था कि लड़के हो गए, अरे यार इसमें तो लड़की होगी, तो वो क्या कहते हैं, लोग लड़के को उठाकर मंदिर के बाहर एक पालना होता था, तो उस पालना में जाती है। आजकल राजस्थान गवर्नमेंट ने एक योजना चला रखी है, पालनहार योजना। तो उसमें क्या कि कोई भी नवजात बच्चों को छोटे ऐसे झाड़ियों फेंक देते ना, कई बार मिलता है भाई नवजात बच्चा वहाँ पर झाड़ियों मिला तो उसको फेंक नहीं, हमें दे। गवर्नमेंट ने हर गवर्नमेंट अस्पताल में एक पालना लगा रखा है, उसमें आप तो रख जाओ, रखते हैं, इमरजेंसी में अलार्म बजेगा, उस बच्चे को गवर्नमेंट उठा लेगी और फिर उसका लालन पालन गवर्नमेंट करेगी। सेम ऐसे विद्यार्थियों देवदासी प्रथा होती थी प्राचीन काल में, किसी को लड़की होगी तो उसको फेंको मत, मंदिर के पालने में कर जाओ, रख जाओ, तो उस मंदिर के पालने में रख जाती है। उस बाद मंदिर में वो पलती पड़ती है, धीरे धीरे मंदिर में बड़ी होती है, पलती है, तो उसको नृत्य की, संगीत की शिक्षा दी जाती है। और जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं, सेठ साहूकार राजा लोग आते थे, तो उनके सामने उन कन्याओं को नचाया जाता है, नृत्य करवाया जाता था। तो नृत्य करवाने के बाद में उनके सामने परोसा जाता, अर्थात उनका उपभोग किया जाता था इन देवदासियों का। तो एक तरह से राजा सेठ साहूकारों के उनकी सेवा करने के लिए देवदास होते थे। अब धीरे धीरे क्या है, एक तरह से कि उम्र निकलती जाती है, तो लगभग एक उम्र निकल गई, देवदासी से इनको बुढ़ापा आने लगा, तो इनको मंदिरों से निष्कासित कर दिया जाता, क्योंकि अब ये राजा की सेवा भी नहीं कर सकती, न उनकी कुछ न तो संगीत गायन कर सकते और न उसकी शारीरिक सेवा कर सकते, तो उनको मंदिरों से निकाल दिया जाता। और जब मंदिरों से निकाल दिया जाता तो गांव में भी उनको एंट्री नहीं दी जाती, अर्थात उनको प्रवेश नहीं दिया जाता कि ये तो फलाने गांव की देवदासी है, ये तो ऐसा को मालूम है कितने लोगों के साथ में सोई है, तो उसको पत्थर मारे जाते थे। और अंत में इन देवदासियों की हालत हो जाती कि इनको खाना तक नसीब होते, इनको लोग भीख तक नहीं देते थे, इन देवदासियों की ये हालत होती। तो ये देवदासी प्रथा है जो सबसे भयंकर प्रथा है विद्यार्थियों दक्षिण भारत में। ये कई बार आ जाता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि देवदासी प्रथा क्या है, तो इसको लिखना है विद्यार्थियों। उसके बाद आते हैं संयुक्त परिवार प्रथा। इस समय विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा ये प्राचीन काल में या हमारे यहाँ पर है, जो संयुक्त परिवार प्रथा भारत में रही हुई है। अर्थात आज भी विद्यार्थियों दक्षिण भारतीय फिल्म देखना, हमने बॉलीवुड में नहीं, लेकिन जो दक्षिण भारत की फिल्म है उस दक्षिण भारतीय फिल्मों में देखना आज भी पूरा संयुक्त परिवार, वो दादा है, उसके 4 बेटे 4 मम्मी, उसके फिर पोते हैं, फिर कोई नाना है, इस तरह से एक संयुक्त परिवार रहता है। ऐसे ही जब अंग्रेज भारत में है तो भारत की स्थिति भी संयुक्त परिवार की स्थिति, अर्थात ये लोग संयुक्त रूप से एक जगह रहते थे, जैसे नाना मामा जब कुछ होते। एक है भारतीयों का नैतिक, भारतीयों की नैतिकता अर्थात भारतीयों की नैतिकता इतनी अच्छी थी विद्यार्थियों, हम चोरी डकैती झूठ पाखंड किसी कोई चीज नहीं बोलते, जो हमारे पास में है उसको रख दे। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, अगर बीच में हमें सोना मिल गया तो सोने को हम छोड़ कर चल जाएंगे। एक तरह से हमारा नैतिक विचार है जो उन्नत है, अर्थात हमें से डकैती, फ्रेब, चोरी
कुछ नहीं करते। और अंग्रेज इतिहासकार भी भारतीयों की इस चीज की प्रशंसा करते कि भारतीयों का नैतिक स्तर बहुत ही ऊंचा, अर्थात उनको झूठ पाखंड ये कुछ भी नहीं आता, विश्वासघाती चीजें थे इनमें कुछ भी नहीं आता। तो ये सारी चीजें विद्यार्थियों कि इस समय कि अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी विद्यार्थियों, तो इस समाज की कुछ हुई थी कि कुलीन वर्ग था लगभग धीरे धीरे ये निम्न होने लगा, व्यापार वर्ग उच्च होने लगा, मध्यम वर्ग पढ़ाई करने लगा, जाति प्रथा बहुत उच्च स्तर पर थी, अछूतों से बहुत दर्दनाक व्यवहार किया था, अंधविश्वास अपने व्यापक स्तर पर था, बारे होते थे, स्त्रियों की दशा बहुत हीन थी, विधवाओं की दशा हीन थी, सती प्रथा थी। लेकिन 1829 में राजा मोहन के प्रयासों से एक विधेयक गृह को नाश किया गया। पर्दा प्रथा मुगलों के बाद में भारतीय पर्दा प्रथा या देवदासी दक्षिण भारत की बहुत ही निम्न प्रथा थी, संयुक्त परिवार थे और भारतीयों का नैतिकता बहुत ही ऊंचा था। तो ये कुछ कारण विद्यार्थियों कि अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की स्थिति कैसे थी विद्यार्थियों, जो ये है ये हमारा हुआ कि अंग्रेजों के आगमन। पहला हमारा पार्ट था कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, तो कंपनियों का आगमन हुआ, पहले पुर्तगाली आए, फिर स्पेनी आए, फिर डच आए, ये अंग्रेज आए, फिर फ्रांस आए। उसके बाद में जब अंग्रेज भारत में आ रहे हैं, उसके बाद में अंग्रेज इन चारों कंपनियों में अंग्रेज सबसे महत्वपूर्ण बन के निकले, भारत की राजनीति में प्रवेश किया। तो जो राजनीति प्रवेश करता है उन्होंने भारत की, जब भारत की राजनीति में अंग्रेज आते हैं उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, हम संपन्न थे, भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी और भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इन चीज़ों को पढ़ा है, ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। तो विद्यार्थी क्वेश्चन बढ़ता है कि अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताइए। ये बड़ा क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, जो आपको लिखना विद्यार्थियों। मिलते हैं।